हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से करंट अफेयर से संबंधित होने वाला है। आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकें कि ये एक मील का पत्थर साबित होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज का ये वीडियो मुख्य रूप से जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, पर्यावरण हो, खेलकूद हो, बुक्स एंड ऑथर हो, इंडेक्स से संबंधित हो, सूचकांक वाला, इन सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहां अरेंज करके और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अन्य तथ्य को भी मैं इंक्लूड किया हूं और साथ ही साथ मैं कुछ नोट भी बताता चला जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी इंक्लूड करता चला जाऊंगा। तो आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठेंगे, जिससे कि जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप तुरंत उस समय नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, जो पहला सवाल है ना, वो हमारे जो अमित शाह जी हैं, वो क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री। तो दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों का मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। इन्होंने बीएसएफ के लिए एक मोबाइल लॉन्च ऐप जो है या उसका लॉन्चिंग किए थे, मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग किए थे और उस ऐप का नाम है प्रहरी। तो आपको इतनी बात ध्यान में रख लेना, मैं पहले बता रहा हूं कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो क्या कर रहा है, आपको इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसको बढ़ा रहा है। तो आपको पेन और पेपर लेके जरूर बैठेंगे, क्योंकि अभी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डील करने जा रहा हूं। तो अगर पेन और पेपर लेके बैठे होंगे तो आप उसके बारे में और समझ लेंगे। जो मोबाइल ऐप प्रहरी है वो बीएसएफ के लिए, आपको पता होना चाहिए कि बीएसएफ कहां की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। तो एक करती है पाकिस्तान के बॉर्डर को और एक करती है बांग्लादेश के बॉर्डर को। तो भारत पाक का बॉर्डर और भारत बांग्लादेश का बॉर्डर को बीएसएफ प्रोटेक्ट करती है। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। 27 नंबर सवाल है, हाल ही दिन में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया, या कह सकते हैं ना कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। तो ये वहां का एक सीड फार्म है, स्टेट सीड फार्म, कहां का, केरला का। उसको क्या कर दिया गया है, कार्बन न्यूट्रल। बेसिकली वहां ना CO2 का वहां जीरो इमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जहां पर जीरो इमिशन होता है उसी को कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भूटान है वो कार्बन न्यूट्रल है। क्यों, वहां पर जितना कार्बन इमिशन होता है उससे कहीं ज्यादा ये कर लेते हैं, स्टोर करके और उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं, यानी सरप्लस है उनके पास। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी के मामले में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल। एक बात और इनका कहना है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं केरल के, पिनरई विजयन, है ना, इनका स्टेटमेंट आया था कि जो 2025 है उस समय तक हम लोग 40% जो ऊर्जा जरूरत है उसका हम लोग नवीकरणीय से करेंगे। नवीकरणीय से करने का मतलब ये हो गया कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके और हम एनर्जी जरूरतों को पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, मैं पहले बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में वो फैक्ट्स आपको देंगे जो आपकी जरूरत का हो, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, कंसंट्रेशन यहां रखेंगे। दिसंबर 2022 में जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु, वहां के CM MK स्टैलिन। इतनी बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है हमारा 29 नंबर, अग्नि 5 से संबंधित है। दिसंबर 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता का वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मारक क्षमता है वो कहा जाता है 5000 किलोमीटर, लेकिन आपको पता होना चाहिए 7000 से लेकर के 8000 किलोमीटर तक का ये मारक कर सकता है। 7000 से लेकर के 8000 मारक किलोमीटर तक। ये जो अग्नि 5 है ना, अग्नि 5 ये ICBM है, ICBM। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच के और मार करे। समझ रहे हैं, ICBM। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जब इसको कहा जाता है बेसिकली एक कॉन्टिनेंट से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है। जो उड़ीसा का बालासोर द्वीप है ना, वहां पर से इसको क्या किया गया, अब बालासोर में एक द्वीप है उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, वहां से इसको क्या किया गया, DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए 30 नंबर, दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो दिसंबर 2022 और युद्धपोत नाम याद रख लेना, INS मोर्मुगाओ,
INS मोर्मुगाओ, ये D67 प्रोजेक्ट का हिस्सा में था, है ना। अलग अलग प्रोजेक्ट लेके चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और उस अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग श्रेणी के युद्ध पोतों का निर्माण किया जा रहा है। हम लोग का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत है INS विक्रांत, जरूर नाम रखेंगे, हमारा शान, आन बान शान, ये हमारा है, ठीक है। हाल ही में इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो इसमें और इंपॉर्टेंट वैसा कुछ सवाल है नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा मैं वहां पर एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करता चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, जो आपकी जरूरत वाला के हिसाब से हो। हाँ, 32 नंबर है, कृत्रिम 2022 में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? कृत्रिम हृदय भी तैयार हो गया, किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। स्टार मार लो, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार मार लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस IIT में किस IIT के वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? IIT कानपुर, है ना। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारा 33 नंबर, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मॉन्ट्रियल में किया गया। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। और COP15 का यहीं पर क्या किया गया है? ये किया गया है शुरुआत, है ना, मॉन्ट्रियल में। इसके अलावा आपको एक कुनमिंग, यही है एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता, इसको अपनाने की घोषणा इसी में कही गई है ना। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको क्या दिया जा सकता है, देखो विश्व का लगभग 17% भूमि और 10% जल क्षेत्र संरक्षण के दायरे में आ रहा है। इसी के संरक्षण के दायरे में हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो क्या चीज से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन को टैकल करना। जलवायु परिवर्तन के कारण से बड़ी सारा प्रॉब्लम चालू हो गया, इसीलिए सरकार और देश के अन्य राज्यों में भी नेट कार्बन न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी बताया ना, केरल का, तमिलनाडु का, कुछ उसी तरह। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु का जो कृष्णगिरी और धर्मापुरी जिला है ना, उसी के बीच का ये एरिया है। बेसिकली जो तमिलनाडु का ये 17वां वन्य जीव अभयारण्य है, 17वां वन्य जीव अभयारण्य, यानी सोचिए कि कितना यहाँ पर जैव विविधता भरी पड़ी होगी। 17वां वन्य जीव अभयारण्य, क्लियर है। कहाँ का? TN का, TN मतलब तमिलनाडु। चलो, और आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया जाता है ना सरकार के द्वारा, तो वो होता है वन्य जीव, इसको लिख देते हैं वन्य जीव संरक्षण। हो सकता है आपको कुछ नॉइज आ रहा होगा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहूंगा। बीच बीच में हमारे आसपास में कुछ लोग हैं जिन्होंने पेट को पाल के रखा है, तो आवाज आ रहा होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का 20 धारा 26A के द्वारा, है ना। ये वाला बात याद रखिएगा कि किसी भी जो वन्य जीव अभयारण्य उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? तो ये जो तीसरा देश है वो चीन बन गया है। आपको पता होना चाहिए, इस तियांगोंग ये अंतरिक्ष स्टेशन है, किसका? चीन का अंतरिक्ष स्टेशन। एक बार बनता नहीं है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट के द्वारा इसको ऊपर ले जा करके एक ऑर्बिट पे छोड़ दिया जा रहा है, वहां पर उसको और चीजें ले जा करके ऐड किया जा रहा है, तब जा करके वो स्पेशली कंप्लीट हो जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके पहले। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तियांगोंग क्या होता है? तियांगोंग मंदारिन भाषा। मंदारिन भाषा विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, ठीक है। मंदारिन भाषा जो चाइनीज लैंग्वेज होता है ना, उसको मंदारिन भाषा भी कहा जाता है। और मंदारिन भाषा में तियांगोंग का मतलब होता है स्वर्ग का महल। अब धरती से ऊपर है, अंतरिक्ष स्टेशन है, तो वहां पर क्या कहा गया उसको? मंदारिन के लिए, मंदारी भाषा में स्वर्ग का महल। आगे देखिए इसमें क्या क्या कहानी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, उसी को मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। कहा गया है, पहले से आपको पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो रूस पहला है ISS पहला। दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन है मीर, जो किसका है? रूस का। देखो इसमें ना USA, रूस, कनाडा, ये तीनों का तीनों मिला करके और इसको किया है ISS को। अब ISS कुछ और नहीं समझेंगे, यही वाला जो हम बता रहे हैं वही समझेंगे। और ये है तियांगोंग,
ठीक है, आपको ये तीनों समझ में आया होगा। 3 अंतरिक्ष स्टेशन, और हालांकि भारत भी कोशिश कर रही है, हमारा भी टारगेट है कि भारत का भी अपना क्या हो, अंतरिक्ष स्टेशन हो, हालांकि हम लोग अभी ऑन द वे हैं। नेक्स्ट देखो 36 नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट, भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया। नाम क्या है? विक्रम एस। तो विक्रम एस का नाम क्या है? ये एक निजी रॉकेट, भारत का फर्स्ट निजी रॉकेट। तो जैसे अमेरिका में निजी कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, स्पेसशिप प्रोग्राम चला रही हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए स्पेस एक्स है, एलन मस्क का, है ना। इसी तरह और भी ब्लू ओरिजिन करके भी एक कोई कंपनी है, शायद मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूं, वो भी वहां की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो स्पेसशिप प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, भारत का निजी रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। और श्रीहरिकोटा से इसको भी क्या किया गया था लॉन्च, इसरो इसका प्रक्षेपण किया था, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो 37 नंबर, नवंबर 2022 में नासा ने चंद्रमा पर किस मिशन का प्रक्षेपण किया? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 1 मिशन जो है, आर्टेमिस 1, ये किसके द्वारा? नासा, NASA। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, भारत वाला का इसरो, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान का जाक्सा, है ना। रशिया का रोसकॉस्मोस। चलो बहुत हो गया, आगे देखो आर्टेमिस 1 मिशन क्या है? तो बेसिकली जो नासा का ये एक मिशन है जो संबंधित है किस चीज से, तो आपको पता होना चाहिए, चंद्र मिशन है, मून मिशन जिसको कहते हैं। हालांकि हाल ही में भारत जो है चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, सॉफ्ट लैंडिंग आराम से हो गया। तो इस प्रकार से जो भारत का सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने अपना अचीवमेंट जो है वो प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट देखो सवाल, आर्टेमिस मिशन हो गया। आर्टेमिस अन्य मिशन का भी प्रोग्राम का ये है, ऑन द वे है। जैसे 2024 में प्रक्षेपित करने का आर्टेमिस 2 और 2028 में आर्टेमिस 3। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, काम आ जाएगा। अब कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका अपना अलग अलग आर्टेमिस मून मिशन चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लूना 2 जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था जो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। अब आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर जब बोल रहा है तो ये उस समय का है जब 1991 से पहले जब रशिया रहा था, रशिया नहीं माने यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो जो संयुक्त ये क्या कहते हैं, जो यूनाइटेड रशिया था ना, उस समय लॉन्च किया गया था लूना 2। इसके अलावा अपोलो 2 जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाला मानव मिशन था, है ना। ये वाला बात याद रखिएगा, अपोलो 2 मानव मिशन, लूना 2 पहला अंतरिक्ष यान, उसमें मानव नहीं था, ध्यान रखेंगे। और भारत का जो चंद्रयान 1 था वो लॉन्च किया गया था 2008 में, और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया गया है 2023 में, और ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नवंबर 2022 में अरिट्टापट्टी को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है ना। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 35वां जैव विविधता विरासत स्थल, 35वां जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो कहां का है? तो वो है तमिलनाडु का। क्लियर है? इसके अलावा और इसमें सवाल नहीं कुछ बनेगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको ही करूंगा। हाँ, भारत का इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन था? तो 2007 में आया था नल्लूर, इमली ग्रोव, बंगलोर में पड़ता है ना। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2022 में किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? उसका नाम है प्रचंड। तो प्रचंड क्या है? प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। एक मिनट, प्रचंड एक क्या है? हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। कौन बनाया है? हॉल, HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल देखो,
जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, जो आपके लिए जो अनवांटेड होगा आपके लिए मैं उसको हम नहीं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टाइम है भाई, मैं समझ सकता हूं और उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूं। वही चीज दूं जो आपके काम का हो, जो आपके काम का ना होगा मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य ने सिलेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य को अधिसूचित किया गया? सिलेंडर लॉरिस, तो ये कौन है? सिलेंडर लॉरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है ना। यह स्थापना कहां किया जाएगा? करूर और डिंडीगुल जिला में। क्लियर है? सिलेंडर लॉरिस के बारे में समझिए। अभी आपको नाम भी इतना खतरनाक आया ना कि आप हिल जाएंगे, सिस्टम हिल गया होगा। क्या है वो थोड़ा सा समझ लो भाई। सिलेंडर लॉरिस बेसिकली ना एक छोटा निशाचर है। निशाचर मतलब नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर नहीं, निशाचर। निशा का मतलब रात और चर का मतलब होता है चलने वाला, भूलने वाला, घूमने वाला। निशा रात को, चलने वाला, रात को घूमने वाला को कहते हैं निशाचर। तो सिलेंडर लॉरिस के लिए है ना, ये जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करता है, घनी कटीली झाड़ियों और बांस के झुरमुटों में रहने में पसंद करता है। अब सोचो, यही वाला सवाल अगर आपको दे दे नाम के साथ तो आपका तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा ना। इसीलिए मैं इसको लिया। सिलेंडर लॉरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित कहां किया गया है? तमिलनाडु में। बेसिकली तमिलनाडु में ज्यादा रहता है। अब आपको सिलेंडर लॉरिस को जरूर माइंड में ध्यान रखना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ये निशाचर है जो हमेशा पेड़ पर रहता है। IUCN का स्थिति क्या है? वो है लुप्त प्राय। अब ये यूपीएससी में पूछेगा, आपके काम का नहीं है, थोड़ा सा समझना होगा। कुछ लोग होंगे जो पीसीएस दे रहे होंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। साथ ही साथ यहां एक इंपॉर्टेंट होगा कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें क्या स्थिति है? तो उसमें अनुसूची 1 में आता ही है। देखो हम लोग ना 2 जगह चेक करते हैं। एक तो IUCN में इसकी स्थिति क्या है? IUCN में इसका स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखते हैं। और दूसरा हम भारत का अपना देखते हैं कि हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें इसकी स्थिति क्या है। तो दोनों में आपको थोड़ा समझ जाएंगे ना तो काम बन जाएगा। हो सकता है सिलेंडर लॉरिस का जो IUCN का स्थिति है वो लुप्त प्राय है। अब जब लुप्त प्राय है तो ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है भाई, इसीलिए प्रोटेक्ट इसको किया जा रहा है ना। हमको लगता है आगे हम आते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर, अक्टूबर 2022 में संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी यही सब करेगी ना, मोहल्ला क्लिनिक ये सब लेके चलेगा। संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इतना ही से ध्यान में रखेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का भी कंसेप्ट वहीं से दिल्ली से चला हुआ, हालांकि अभी आपको आसपास में झारखंड में भी कुछ कुछ ऐसे आ गए हैं। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2022 में कितने वर्ष के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये आपका किया गया 2 वर्ष के लिए। क्या है चीता टास्क फोर्स? बेसिकली गठन किया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपको मिलेगा तो ये तो मार देंगे। कितने साल के लिए किया गया? 2 साल के लिए। कहां पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होना चाहिए क्यों किया गया यहां पर। अभी चीता यहां ला करके रखा गया और बड़ी सारा चीता यहां पर डेथ भी कर रहे हैं। वहां पर सिचुएशन कुछ उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है। रिजल्ट ये हो रहा है कि जो नए बेबी आ रहे हैं ना, मतलब जो बर्थ कर रहे हैं उनकी भी डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्राधिकरण जो है वो टास्क फोर्स बनाया है, चीता टास्क फोर्स, यही ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो 44 नंबर, इंपॉर्टेंट, स्टार मार लो और इसको शॉर्ट में कहीं लिख लेना। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप, नाम लिख देते, परम कामरूप प्रयोगशाला, परम कामरूप जो है एक सुपर कंप्यूटर है, SC सुपर कंप्यूटर, कहां पर स्थापित किया गया? IIT मद्रास में, है ना। ये वाला बात ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर सेटअप किया गया है। इतनी बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। देखो इसमें इंपॉर्टेंट आपके लायक का नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो 45 नंबर, अक्टूबर 2022 से पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन शो का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया गांधीनगर। गांधीनगर कहां? गुजरात, गुजरात का कैपिटल है ना। यहां पर क्या किया गया? पहला सेमिकॉन, अरे भाई सेमिकॉन का मतलब समझना, सेमीकंडक्टर,
सेमी कंडक्टर। हम लोग अगर जिस दिन इसको बनाने लग गए ना तो बहुत ऐसा कंट्री से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो बंद हो जाएगा करना, ठीक है। तो भारत का पहला सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन शो गांधीनगर में स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 46 नंबर, अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया था गांधीनगर में। गांधीनगर कहां है? गुजरात, उसका कैपिटल है ना। और ये संस्करण कौन सा था? 12वां। 11वां कहां हुआ था? लखनऊ में, जो 2020 में हुआ था, ठीक है। इसका थीम क्या था? पाथ टू प्राइड, है ना। डिफेंस एक्सपो का पाथ टू प्राइड क्या है? ये है थीम। चलो नेक्स्ट नंबर 47, अक्टूबर 2022 में स्वदेशी ट्रेनर विमान, ट्रेनर विमान का मतलब होता है ट्रेनिंग जिससे दी जाती है, HTT-40। ध्यान से, HTT-40 का अनावरण कहां किया गया? ये किया गया गांधीनगर में, ठीक है। ट्रेनर विमान का मतलब इससे सीखेगा और उसके बाद जाकर के बड़ा बड़ा दूसरा गाड़ी ये चलाएगा, ये विमान चलाएगा। नेक्स्ट देखो 48 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में C-295 पहले समझो है क्या? C-295 बेसिकली एक विमान निर्माण का संयंत्र है और इसका शिलान्यास किया गया है बड़ोदरा में, है ना। और बड़ोदरा कहां है? GJ, गुजरात, है ना। नेक्स्ट देखो, मोदी जी के द्वारा किया गया था, इसमें और इंपॉर्टेंट वैसा आपके लिए है नहीं। 49 देखो, अक्टूबर 2022 में स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो इसको छप जाएगा, लिख लो। ड्रोनी जो ड्रोन है उसको लॉन्च कौन किया? इसको लॉन्च किया है हमारे थाला समझते हैं, MSD, महेंद्र सिंह धोनी। चलो थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में, क्योंकि झारखंड का इसमें कनेक्शन जुड़ गया है। निर्माणकर्ता कौन है? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा, तो झारखंड का करंट अफेयर से भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कार्य क्या है इसका? कृषि कार्य, निगरानी, सर्वेक्षण इसका काम है, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी को ना गरुड़ एरोस्पेस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। बैटरी से चलेगा और प्रतिदिन 30 एकड़ भूमि पर कीटनाशकों का छिड़काव करने में सक्षम है। हाँ, को हो सकता है कि ये बातें अभी अनर्गल लगे, लेकिन भाई ध्यान रख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 50 नंबर सवाल देखो, अक्टूबर 2022 में किस देश ने उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने में सक्षम एक अंतरिक्ष टग लॉन्च किया? ये ईरान धीरे धीरे अपना प्रोसेस कर रहा है। अंतरिक्ष टग बेसिकली क्या होता है? तो अंतरिक्ष टग उसको कहते हैं जो उपग्रहों को कक्षाओं के बीच में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें और इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। लाइफ का थोड़ा सा एक बार फुल फॉर्म समझ लेना और कुछ नहीं, क्योंकि ना देखो मिशन लाइफ इसका शुभारंभ किया गया है। तो मिशन लाइफ जो बेसिकली है ना UNFCCC की COP26 के दौरान रखी गई थी मोदी जी के द्वारा, जो कहां हुआ था? 2021 में ग्लासगो में, ये मिशन लाइफ। और इस मिशन को जो योजना है उसको कहते हैं प्रो प्लैनेट पीपल, व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की बात कही गई है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। मिशन लाइफ LIFE का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना। शुभारंभ कहां से किया गया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है? केवड़िया जिला गुजरात में। वहीं पर COP26 आपको पता होना चाहिए हुआ था, जिसके तहत मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया था। मैं एक करंट अफेयर्स के पहले जो लेके आया हूं ना उसमें बताया हूं, थोड़ा सा देखोगे वो तो आपको कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए मैं पहले बोलता हूं कि भाई पहले वाला जरूर वीडियो देखना। देखो लक्ष्य क्या है इसका मिशन लाइफ का? तो 2028 तक भारत के सभी गांवों और शहरों को, शहरी स्थानीय निकायों को कम से कम 80% पर्यावरण अनुकूल बनाना। मिशन लाइफ का ये लक्ष्य है और ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है ना। इसका महत्व क्या है? 3P को लेके आना, P3, है ना। प्रो प्लैनेट पीपल, है ना, 3P, इसी को ध्यान में रखना। लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट के सिद्धांत पर यह कार्य करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन ने क्या दिया था डेफिनेशन, किसका? डेमोक्रेसी का। तो वही वाला यहां पर थोड़ा सा मिलता जुलता फील हो रहा है। लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट, ये 3P मिशन यही है भाई, ध्यान से समझ में आ गया। और कौन विकास किया इसका? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है वो थोड़ा सा
जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसको ध्यान में रख करके इन सब चीजों को चला रही है। नेक्स्ट देखो 52 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2022 में कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये ध्यान से, कूड़ा से क्या किया जाएगा, ये बेसिकली एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा, सॉरी एनर्जी बनाया जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली में। और आपको पता तो होना चाहिए तो कि नई दिल्ली में ना पहाड़ है कूड़े का, है ना, इसमें और इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। हाँ नेक्स्ट देखो 53 नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रक्षेपण यान LVM-3, इसके पहले वाला वीडियो में जो साइंस एंड टेक वाला था उसमें LVM का फुल फॉर्म बताए थे, हाँ, लॉन्ग व्हीकल मार्क, ये 3 मार्क 3 जिसको कहते थे, आपको पता होना चाहिए GSLV का ही एक नाम चेंज करके GSLV MK3 को चेंज करके नाम यही रखा गया था MK3, अब इसका नाम क्या हो गया LVM-3, ठीक है, याद रख लेना। तो बोला ना कि अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रक्षेपण यान LVM-3 M2 द्वारा ब्रिटिश स्टार्टअप, एक वनवेब कंपनी है ब्रिटेन की, वो स्टार्टअप है, उसका टोटल कितना उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, तो टोटल 36। तो आपको ये पता होना चाहिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये किया गया था प्रक्षेपण, ठीक है, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। LVM यहां पर तो बता ही दिया भाई, LVM का ही पहले वाला नाम क्या था, GSLV मार्क 3। GSLV का फुल फॉर्म जियो संक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो इसका सीरीज चला है, बताए थे ना, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक है ASLV सॉरी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरा PSLV, ये हॉर्स पावर कहा जाता है इसरो का, PSLV सबसे ज्यादा इस्तेमाल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरा के बाद चौथा ये है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आपको पता होना चाहिए पांचवा भी आ गया, रीयूजेबल, भारत के लिए RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV-TD, यार भूल गया मैं, TD का भी फुल फॉर्म था कुछ, मैं भूल गया, प्लीज इसको आप कमेंट में करके गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो इससे आप थोड़ा RLV को भी कर लेंगे, क्योंकि ये ना हमारा लॉन्च वाला व्हीकल का एक सीरीज था तो उसमें हम इसको थोड़ा डिस्कस किए थे। तो ये सारे के सारे आपके लॉन्च व्हीकल हैं, ध्यान रखेंगे। चलो बेसिकली LVM-3 जो है वो क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजता है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा पहला ये मिशन था LVM के द्वारा जो भेजा गया था। OneWeb के साथ NSIL का भी पहला मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। OneWeb बेसिकली दूरसंचार कंपनी है, दूरसंचार नेटवर्क कंपनी को अपना सैटेलाइट को स्पेस में भेजना पड़ता है, इसीलिए इसको यूज किया गया था, ठीक है। चलो भारत का जो भारती एयरटेल है ना, उसका भी शेयर उसमें है। नेक्स्ट सवाल देखो, अक्टूबर 2022 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग किसको किसको मिला है, एक है थुंडी तट और कदमत तट नाम है, दो भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र दिया गया। बस इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। कौन देता है ये जो ब्लू फ्लैग टैग है, वो देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। अभी तक टोटल 12 ब्लू फ्लैग प्रमाण मिल चुका है भारतीय तटों का। पहला कौन था, तो पहला गुजरात का शिवराजपुर था, दूसरा घोघला दादरा नगर हवेली का, और तीसरा पदुबिद्री याद रखेंगे, कासरकोड ये कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, कोवलम तमिलनाडु में, इडन पुडुचेरी में, रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच इंपॉर्टेंट है भाई, मजा आ जाएगा यहाँ पे जो सैंड है वो गोल्डन बीच गोल्डन कलर का होता है, उड़ीसा में, राधानगर अंडमान निकोबार आइलैंड में, थुंडी लक्षद्वीप में, कदमत लक्षद्वीप में। तो 12वां क्या हुआ अभी आपको पता था, कदमत, ठीक है। चलो थुंडी और कदमत है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की गई? ये तमिलनाडु में, ठीक है, जहां पाक स्ट्रेट है ना वहीं पर यह किया जा रहा है। डुगोंग क्या है, एक सिनेरिया गण का 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। बेसिकली शाकाहारी स्तनपाई और समुद्री गाय इसी को कहा जाता है डुगोंग, इसको क्या कहा जाता है, समुद्री गाय। होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाँ थोड़ा सा डुगोंग के बारे में जान लो। डुगोंग अभी बताए थे ना कि दो चीजें देखते हैं हम। IUCN में क्या है, IUCN में वल्नरेबल है, जिसको कहते हैं सुभेद, VUL वल्नरेबल समझ जाएंगे। और एक और है हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है ना, उसका अनुसूची 1 में इसको रखा गया है, अनुसूची 1 में, ठीक है। किसको, डुगोंग को। तो इतनी बात याद ध्यान में रख लेंगे, काम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो 56 नंबर, सितंबर 2022 में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS इसका सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? तो अक्सर जो होता था वहीं से, चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा से यहां से क्या किया गया था, एक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। बेसिकली यहाँ स्पेस थोड़ा ज्यादा है, खुला है, इसीलिए उसको वहां पर यूज किया जाता है, चांदीपुर उड़ीसा वाला का। DRDO के द्वारा किया जाएगा, बता दे चुके हैं। इसके अलावा वस्त्र दोष का फुल फॉर्म क्या होता है? वी से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट सवाल 57 नंबर वाला, सितंबर 2022 में किस देश ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 को प्रक्षेपण किया है? तो सियान 14 और सियान 15 जो है किसका है? चीन का है, ठीक है। ये बेसिकली चीन का एक रॉकेट है सियान 14 और सियान 15, ये दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। 2 लॉन्च किया था उपग्रह को चाइना, ठीक है। अब देखो सियान 14 क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीक के सत्यापन के लिए, और सियान 15 क्या है? भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन और आपदा रोकथाम के लिए। मिशन क्या है? मिशन का नाम है कोइझू 1A, भाई चाइनीज नाम है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। श्रृंखला का रॉकेट 18वां मिशन था ये, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सियान 14 सियान 15 क्या है? तो ये 2 उपग्रह है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा। बात इतनी सी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, सितंबर 2022 में किस देश ने गैब्रियल 5, है ना, गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? तो इसका नाम है इजराइल। अब इजराइल का गैब्रियल 5 किसका है? इजराइल का, बेंजामिन नेतन्याहू यहीं के हैं, ठीक है। कौन किया है? तो इजराइल के द्वारा। बेसिकली ये क्या है? एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल है ये, ठीक है। गैब्रियल 5 एंटी शिप मिसाइल है और प्रक्षेपण किया गया था SAR 6 कॉर्बेट के द्वारा। इसके अलावा आपको नाम पता होना चाहिए, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको ये किया गया था, विकसित, ठीक है। इसी का अन्य नाम, जो गैब्रियल 5 है, इसी का अन्य नाम है ब्लू स्पीयर। गैब्रियल 5 का अन्य नाम है ब्लू स्पीयर, ठीक है। तो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सितंबर 2022 में किस देश द्वारा लॉन्च वाहनों में इस्तेमाल होने वाली नई प्रणोदन प्रणाली हाइब्रिड मोटर, हाइब्रिड मोटर भारत बनाया भाई। हाइब्रिड मोटर कौन बनाया है? भारत। और ये नया है तकनीक, ध्यान रखेंगे, भारत बनाया है। इसरो के द्वारा कहाँ का परीक्षण हुआ था? महेंद्रगिरी द्वारा। सहयोग कौन किया? द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र, ठीक है। ये बेसिकली क्या किया जाता है ना, हाइब्रिड मोटर में ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन HTPB का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ईंधन है। 30 kN हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया था। लिक्विड ऑक्सीजन LOX का प्रयोग ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में किया गया था, ठीक है। चलो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मेन बात याद रख लेना है, हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण कौन किया है? भारत। ये वाला याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, सितंबर 2022 में जारी देश भर में चिड़ियाघर की रैंकिंग सूची में पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भाई जहां तक मुझे याद है, मैं दार्जिलिंग गया था घूमने, यहां पर ही है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, ये वही है, दार्जिलिंग में है ना।
यहाँ मैं गया हूँ, बहुत सारा यहाँ पर है जानवर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो हमारा, क्यों इतना गड़बड़ हो रहा है यार। देखो, चिड़ियाघर की रैंकिंग जो सूची हुई थी उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो था वो कौन किया था? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। पहला जो था पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, देखो है ना दार्जिलिंग, मैं यही गया था। नेक्स्ट देखो, द्वितीय स्थान अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में है, और तृतीय स्थान है चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर में। ये तीन दोनों नहीं गया हूं, मैं यहाँ गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सितंबर 2022 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन, ये नाम याद रख लेना, क्वीमिंगिंग 50 का परीक्षण कहां से किया गया? चीन से। नाम भी वैसे ही है, चिंग चांग चिंग। ये बेसिकली इसका नाम मतलब है क्यूमिंजिंग 50, इसका नाम हुआ मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये मानव रहित यूएवी, यूएवी इसको कहा जाता है। यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। 62 नंबर सवाल क्या है? 62 सवाल है, सितंबर 2022 में मंझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किस स्टेल्थ युद्धपोत का जलावरण किया गया था? तारागिरी, है ना। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको कहते हैं एमडीएल, ये कहां है? मुंबई में। ये याद रख लेना। इसका प्रोजेक्ट क्या था? 17A प्रोजेक्ट। 17A प्रोजेक्ट के तहत ये 5वां युद्धपोत है, और ये नीलगिरी श्रेणी का 3रा युद्धपोत है। ये बातें ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोजेक्ट का नाम था 16A, जिसमें आपका युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया था, और जो श्रेणी है वो नीलगिरी श्रेणी का 3रा युद्धपोत है। ज्यादा डिटेल अभी हम नहीं घुसाएंगे, क्योंकि अगर अंदर ज्यादा गए तो आपको समझ से बाहर हो जाएगा। स्टेल्थ युद्धपोत के निर्माण के लिए चला गया था 17A प्रोजेक्ट। ठीक है, 2019 में ये चालू हुआ है। 2019 में नौसेना के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था 17A, बेसिकली स्टेल्थ युद्धपोत के लिए, STEALTH, स्टेल्थ युद्धपोत के लिए, है ना। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A, इतना बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 17A के तहत कौन कौन सा लॉन्च कर दिया गया? पहला जो था नीलगिरी 2019 में ही, द्वितीय जो था वो हिमगिरी 2020 में, तृतीय उदयगिरी 2022 में, चतुर्थ जो था दूनागिरी 2022 में, और पंचम तारागिरी। समझ गया? आगे देखो, 63 नंबर, अगस्त 2022 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया तृतीय स्थान। अब 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ हुआ था? जॉर्जिया में, कुटैसी एक जगह है जॉर्जिया में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, ये इसका विषय था। बेसिकली साइंस एंड टेक से संबंधित है भाई, ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में मैथ में मत चले जाना। ठीक है, तो पहला स्थान ईरान का आया, 5 गो स्वर्ण, और दूसरा स्थान जो था अतिथि टीम का था, और तीसरा स्थान भारत का आया था। तो अभी हम बताए ना ऊपर में, 15वां जो अगस्त 2022 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, जो किससे संबंधित है? साइंस एंड टेक से संबंधित, उसमें भारत का स्थान तृतीय रहा था। ठीक है, कुछ कुछ नाम हैं जो याद रख लेना जरूरी नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो, 64 नंबर सवाल, अगस्त 2022 में खारे पानी से चलने वाली देश की पहली लालटेन अनावरण किया गया। बता चुका हूं पहले भी। पिछला जो 5 घंटा वाला करंट अफेयर है ना, अगर उसको आप देखे होंगे, उसमें ये बताएं रोशनी, है ना। खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम रोशनी है। ठीक है, खारे पानी, देखो यहां भी लिखा हुआ है, खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम रोशनी है। क्लियर है? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, इससे इंपॉर्टेंट और क्या नहीं, इंपॉर्टेंट होगा मैं जरूर बताऊंगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो,
नेक्स्ट सवाल है हमारा 65 बोलता है अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां से शुरू हुई? ये पुणे से, है ना। जितेंद्र सिंह तोमर थे, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ है, इनके द्वारा कौन विकसित किया है? CSIR और KPIT, ये दोनों का संयुक्त रूप से बनाया गया है। नाम है इसका, पुणे में चलाया गया है। स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस है ये, ठीक है। ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है? केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन, मतलब अगर ये होता है तो जो डीजल उजल यूज होता है ना वो नहीं होगा। प्रति किलोमीटर परिचालन लागत मोटर वाहन से कम होता है, डीजल वाहन जो यूज करते हैं उससे कम लगेगा इसमें खर्चा, ठीक है। और इसमें और इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो 66 नंबर, अगस्त 2022 में किस देश द्वारा पहला चंद्र मिशन, ठीक है, तो दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन स्टार्ट किया गया, ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। क्या नाम है? दानुरी या कोरियन पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, याद रख लेना। लॉन्च किया है स्पेसएक्स का फाल्कन 9, विश्व का सबसे भारी भरकम वाला रॉकेट। मून मिशन है, मून की सतह का अध्ययन करेगा, बस इतनी बात तो याद रख लेना है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, 7 नहीं, सिस्टम स्लो कर रहा है काम यार, पता नहीं कैसे। $67 नंबर सवाल देखो, 67 नंबर है, अगस्त 2022 में सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल VLSRSAM के लंबवत प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा, हाँ, और भारतीय नौसेना के द्वारा, ये दोनों मिलके किए हैं, ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट आपको जरूरत का चीज नहीं है। कहाँ? चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में, उड़ीसा में है ये। नेक्स्ट देखो, हाँ ये सब सही सवाल है। अगस्त 2022 में चर्चित 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, इसके बारे में कथन पर विचार करिए। ये कथन क्या है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है। अच्छा, कॉर्निया कहाँ का पार्ट है भाई? जरा कमेंट में लिख के बताना। दूसरा, एक खरगोश की आंख में आ गया, आंख का पार्ट है, ठीक है। एक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। मतलब ये जो 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है ना, अभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आने वाला समय में हमारा पूरा बॉडी का पार्ट जो होता है वो 3D प्रिंटेड निकल सकता है ना। होप सो कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, अगस्त 2022 में प्रक्षेपित उपग्रह खय्याम, खय्याम कहाँ का है? तो ये है ईरान का। खय्याम क्या है? एक उपग्रह है खय्याम। खय्याम कहाँ का उपग्रह है? ईरान का, ठीक है। होप सो कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन में। 70 नंबर सवाल देखो, इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ वैसा है नहीं जो कि मैं आप लोगों को बताऊं। 70 नंबर, अगस्त 2022 में इसरो के द स्पेस टेक पार्क स्पार्क का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये एस सोमनाथ, है ना। एस सोमनाथ कौन है? ये इसरो के अध्यक्ष हैं, है ना। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनके द्वारा इसरो का द स्पेस टेक पार्क जिसका नाम है स्पार्क। अच्छा, ये वाला सवाल भी आप उस पिछला वाला में देखेंगे, स्पार्क, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको, एस सोमनाथ के द्वारा ये किया गया। वहां पर ना आपको जाने के बाद स्पेस पार्क क्या होगा, वहां जाकर के आपको झलक मिलेगा, कुछ स्पेस सैटेलाइट मिलेगा, है ना, कुछ उसका ये रहता है। पार्क में बेसिकली आपको जो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, जो हम लोग का फूल वगैरह वाला मिलता है वो अलग है, और यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको मिसाइल मिलेगा, लॉन्च व्हीकल मिलेगा, इसके बारे में कुछ डेब्रीज वगैरह होगा तो अवशेष वगैरह वो दिखेगा आपको। नेक्स्ट देखो, अगस्त 2022 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा EOS-2 और आजादी सेट नामक 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था, और हालांकि ये मिशन असफल रहा है। इसको जानबूझ के रखा गया है, इसको SSLV-D1, ठीक है। इसरो का पहला छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान था और ये फेल हो गया था। SSLV स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल D1, SSLV स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल D1 से भेजा जा रहा था IOS
iOS 2 और आजादी सेट, ये दोनों जा रहा था और दोनों क्या हुआ, गिर गया, फेल हो गया। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ना प्रोजेक्ट ही फेल कर गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा 72 नंबर। बेसिकली क्या है वो समझ लो। अगस्त 2022 में भारत की 11 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई? तो रामसर साइट होता क्या है? तो कोई भी दलदली भूमि जहां पर पानी रहता है और उसका एक निश्चित क्राइटेरिया होता है ना, वो आपको ध्यान में रख लेना होगा कि लंबे समय तक पानी वहां पर रह रहा है, वहां पर जैव विविधता परिपूर्ण है, तो ऐसे स्थल को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। पहले आपको वहां उस साइट के बारे में डिटेल भेजना होगा अथॉरिटी को, और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि वो रामसर साइट होगा या नहीं। तो देखो, हम लोग आज़ादी का जब 75वां वर्षगांठ मना रहे थे, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहे थे, तो उस समय 75 टोटल रामसर साइट हो गया था। जब 13 अगस्त 2022 को, ठीक है, 11 नई आर्द्र भूमि रामसर साइट में शामिल हुई, तो टोटल 75 हो गई। और हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ कहाँ का था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे उड़ीसा का था, मध्य प्रदेश का था, तमिलनाडु का था। तो बेसिकली आपको इतना ही बात याद रख लेना। रामसर जो कन्वेंशन है ना, वो ईरान में हुआ था, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो हमारा 73। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो वो नाम है आपका वरुण। यात्री ड्रोन, पहला यात्री ड्रोन जो है उसका नाम है क्या? वरुण। मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम है वरुण, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, नाम है उसका वरुण, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ वैसा पायलट रहित होता है ड्रोन, पता है आपको, इससे ज़्यादा और यहाँ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 74 नंबर देखो, जुलाई 2022 में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के किस शहर में पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन के कारखाने का उद्घाटन किया गया? भारत का किस शहर में पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का कारखाना मद्रास में खोला गया है? मद्रास में, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा नॉइज आए, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, दिन के समय वीडियो शूट कर रहा हूं इसीलिए। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का कारखाना, ध्यान रखेंगे, मद्रास में। IIT मद्रास रिसर्च पार्क है, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो ये सेगमेंट है वो डन हो रहा है। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट में हम आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने अपने तरफ से द बेस्ट देने की कोशिश की, क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, ये हमारी तरफ से रही। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कमी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपके जो रिकमेंडेशन होता है मैं उसको सराखे पे लेता हूं, यानी कि आपकी बातों को मैं विशेष ध्यान रख करके अगले वीडियो में जो कमियां थी उसको दूर करके और उस पर काम करके उसके बाद में लाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, कोशिश यही रहेगी हमारी कि मैं अपना द बेस्ट दूं। तो मैं आपसे ये एक उम्मीद रख सकता हूं कि भाई इस चैनल का जो परिवार है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारा परिवार एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सके। इससे ज़्यादा और हम कुछ आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।